दार्शनिक आधार। शिक्षा के दार्शनिक आधार, जैसा कि वे परमहंस योगानंद के दर्शन से प्राप्त होते हैं, आगे प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत किए गए आधारभूत कथन वे हैं जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं और जो यहाँ प्रस्तुत दार्शनिक चर्चा से प्राप्त होते हैं। 1. मनुष्य की एकमात्र वास्तविकता उसकी आत्मा है। उसकी आत्मा ईश्वर का एक अंश है। ईश्वर पूर्ण है, इसलिए मनुष्य अनिवार्य रूप से पूर्ण है। मनुष्य को बस अपनी पूर्णता के ज्ञान में सुधार करना है। यह आधारभूत कथन है। 2. सभी ज्ञान मौजूद है और यह हर मनुष्य की चेतना के भीतर मौजूद है। 3. सीखना एक खोज प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें अंतर्मानसिक बाधाओं को दूर करना शामिल है, जिससे स्थायी ज्ञान के बारे में जागरूकता सक्षम होती है। 4. व्यक्ति मूल रूप से स्वयं को सिखाकर सीखता है। बाहरी शिक्षक मुख्य रूप से आंतरिक सच्चे शिक्षक के लिए सहायक प्रेरणा होता है। 5. ज्ञान तक पहुंचने के लिए मन की एकाग्रता महत्वपूर्ण है। एकाग्रता के व्यावहारिक और प्रभावी तरीकों की शिक्षा छात्र को दी जानी चाहिए। 6. मनुष्य अलग अलग समय पर अलग अलग सीखने की क्षमता और जरूरतों को प्रकट करता है। व्यक्ति को वहीं से शुरू करना चाहिए जहां वह है। इसलिए शिक्षण को छात्र की जरूरतों और क्षमताओं को निर्धारित करना चाहिए और उनके अनुकूल होना चाहिए। 7. खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। सार्थक सीखने को सक्षम बनाने के लिए शैक्षिक वातावरण में केवल सकारात्मक विचारों, शब्दों और तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 8. श्री युक्तेश्वर ने टिप्पणी की कि अच्छे और सकारात्मक सुझावों को बच्चों के संवेदनशील कानों को निर्देश देना चाहिए। उनके शुरुआती विचार लंबे समय तक याद रहते हैं। 9. सत्य जानने योग्य है और इसे वस्तुनिष्ठ रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जो संप्रेषित किया जाता है और व्यक्ति पर जो अनुभव किया जाता है। 10. सत्य, जैसा कि योगानंद इसे परिभाषित करते हैं, बौद्धिक अंतर्दृष्टि पर कोई सिद्धांत या दर्शन की कोई अटकलबाजी प्रणाली नहीं है। 11. सत्य वास्तविकता के साथ सटीक पत्राचार है। मनुष्य के लिए सत्य उसकी वास्तविक प्रकृति, आत्मा के रूप में उसके स्वयं का अडिग ज्ञान है। शिक्षा का लक्ष्य सही तरीके से जीना सीखना है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को अपनी वास्तविक प्रकृति, सृष्टि की वास्तविक प्रकृति, दोनों के बीच संबंध और जीवन के लक्ष्यों को जानना चाहिए। फिर उसे सकारात्मक उदाहरण, रचनात्मक वातावरण और सुविधाजनक शैक्षिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परमहंस योगानंद की शैक्षणिक शिक्षाएं। यह खंड इस बात पर चर्चा करता है कि योगानंद किस तरह से शैक्षिक वातावरण में अपने दार्शनिक आधारों को लाते हैं। उनके शिक्षा शास्त्र पर चर्चा करते समय सबसे पहले शिक्षा के लिए पारंपरिक वैदिक दृष्टिकोण की समीक्षा करना आवश्यक है। इस समीक्षा का महत्व इस तथ्य पर आधारित है कि योगानंद ने स्पष्ट रूप से अपनी शैक्षिक प्रणाली को इसी परंपरा पर आधारित किया है। शिक्षा के प्राचीन वैदिक आदर्श। वैदिक शैक्षिक आदर्श का दायरा मनुष्य के पूरे जीवन को शामिल करता है और इसे 4 चरणों में विभाजित किया गया है, जिन्हें 4 आश्रम के रूप में जाना जाता है। योगानंद इन चरणों की पहचान करते हैं और उन्हें रेखांकित करते हैं। 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचारी छात्र की शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा, ब्रह्मचर्य; गृहस्थ या सांसारिक जिम्मेदारियों की पूर्ति, गृहस्थ; आध्यात्मिक गतिविधियों और ईश्वर के चिंतन के लिए अधिक समय समर्पित करने के लिए दुनिया से एकांत या आश्रम में जाना, वानप्रस्थ; संसार से सभी संबंधों का पूर्ण बाह्य और आंतरिक त्याग, सन्यास;
यद्यपि पूर्ण त्याग सामान्यतः चौथा आश्रम था, लेकिन यह उस अवस्था तक ही सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के आरंभ में उन लोगों के लिए वकालत की जाती थी जो केवल ईश्वर के लिए सर्वोच्च इच्छा महसूस करते थे। चारों आश्रमों का पालन करके मनुष्य को जीवन जीने की कला और सही व्यवहार सिखाया जाता था। उसे अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने का अवसर दिया जाता था। अपने आध्यात्मिक जीवन पर चिंतन करने और आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रयास करने का समय दिया जाता था और फिर उसे अपना जीवन, अपना सर्वस्व ईश्वर को वापस देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, जिनसे जीवन के सभी उपहार और स्वयं जीवन प्राप्त हुआ है। प्रथम चरण आश्रम वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रमुख महत्व का है और योगानंद ने इस चरण के लिए प्राचीन वैदिक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से आदर्श माना है। वह इस शिक्षण काल की प्रकृति और जिस वातावरण में यह हुआ उसका वर्णन करते हैं। प्राचीन भारत में युवाओं की शिक्षा आदर्श थी। 9 वर्ष की आयु में शिष्य को गुरुकुल में पुत्र के रूप में प्राप्त किया जाता था। गुरु के पारिवारिक घर को शिक्षा का केंद्र माना जाता था। आधुनिक बालक सालाना अपने समय का 8वां हिस्सा स्कूल में बिताता है, लेकिन भारतीय बालक अपना पूरा समय वहां बिताता था। प्रोफेसर SV वेंकटेश्वर ने इंडियन कल्चर में लिखा है कि युगों युगों से एकजुटता और जिम्मेदारी की स्वस्थ भावना थी और आत्मनिर्भरता और व्यक्तित्व के अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर थे। संस्कृति का एक उच्च स्तर, आत्म अनुशासन और कर्तव्य, निस्वार्थ कार्य और बलिदान के लिए कठोर सम्मान था। योगानंद वैदिक आदर्श की शाश्वतता को दृढ़ता से कायम रखते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति के जीवन को 4 अवधियों में विभाजित करने की सलाह देते हैं, जिनमें से प्रत्येक के दौरान मुख्य ध्यान जीवन के उस भाग के लिए उपयुक्त गतिविधियों में दक्षता विकसित करने पर होना चाहिए। सिद्धांत रूप में वैदिक अवधारणा का पालन करते हुए योगानंद अपने निर्देशों को समकालीन पश्चिमी मोड और स्थानीय भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए 4 वैदिक अवधियों के उनके निर्देशात्मक पुनर्कथन इस प्रकार हैं। 5 से 25 वर्ष की आयु तक बच्चे को चरित्र प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और आध्यात्मिक आदर्शों और आदतों से युक्त होना चाहिए। जैसे जैसे वह वयस्क होता है, उसे सामान्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अध्ययन और अवलोकन के द्वारा दक्षता सीखनी चाहिए और किसी ऐसे काम में विशेष प्रशिक्षण लेना चाहिए जिसके लिए वह उपयुक्त महसूस करता हो। 25 से 40 वर्ष की आयु तक एक वयस्क के रूप में व्यक्ति को आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हुए इस दुनिया के प्रति परिवार और अन्य दायित्वों को पूरा करना चाहिए। 40 से 50 वर्ष की आयु तक इस अवधि के दौरान वयस्कों को अधिक शांति से रहना चाहिए, प्रेरणादायक लेखन का अध्ययन करना चाहिए और कला और विज्ञान में प्रगति से अवगत रहना चाहिए और ध्यान में अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। 50 वर्ष की आयु से जीवन के अंतिम भाग को अधिकांश समय गहन ध्यान में बिताना चाहिए और इस प्रकार अर्जित ज्ञान और आध्यात्मिकता के माध्यम से दूसरों को सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा प्रदान करनी चाहिए। इस उदाहरण में 4 अवधि के आदर्श का पुनर्कथन दर्शाता है कि प्राचीन दार्शनिक धार्मिक सिद्धांतों को एक प्रासंगिक समकालीन संदर्भ में ईमानदारी और सार्थक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह एक शर्त है जिसे योगानंद को प्राप्त करना आवश्यक है यदि उन्हें सही जीवन जीने के वैदिक सिद्धांतों को सफलतापूर्वक सार्वभौमिक बनाना है और उन्हें समकालीन पश्चिमी और पूर्वी जीवन के लिए व्यवहार्य बनाना है, जैसा कि वे करने का दावा करते हैं। कैसे जीना है? स्कूल की अवधारणा। पहले कहा गया था कि योगानंद ने मनुष्य को एक सच्चे प्राणी के रूप में अवधारणा दी और कहा कि एक संतुलित शिक्षा आवश्यक रूप से प्रत्येक पहलू पर समान रूप से ध्यान देती है, शारीरिक,
मानसिक और आध्यात्मिक। यह आगे माना जाता है कि केवल जब इस संतुलित दृष्टिकोण को व्यवहार में महसूस किया जाता है तो सच्ची शिक्षा घटित होती है। योगानंद के जीवन जीने के तरीके पर उनके कुछ विचार प्रस्तुत हैं। क्यों न जीवन जीने के तरीके के स्कूल बनाने के लिए उचित शैक्षणिक कदम उठाए जाएं, जहां जीवन जीने की कला और सभी मानवीय क्षमताओं का संतुलित विकास सिखाया जाएगा। मैं उचित रूप से संगठित स्कूलों को उद्यान मानता हूँ, जहां नवजात आत्माओं का पालन पोषण होता है। शिक्षकों का चयन अच्छी तरह से किया जाना चाहिए और माता पिता और जनता द्वारा उन्हें सहयोग दिया जाना चाहिए। हमें शिक्षकों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे आत्मा के निर्माता हैं। एक मानव पौधे के प्रारंभिक जीवन की देखभाल और आध्यात्मिक पोषण आम तौर पर उसके बाद के विकास को निर्धारित करता है। मैं ईमानदारी से अमेरिका की आधुनिक स्कूल प्रणाली की प्रशंसा करता हूँ और बौद्धिक और कुछ हद तक शारीरिक प्रशिक्षण के इसके लगातार बेहतर होते तरीकों की, लेकिन मैं इसकी मुख्य कमी, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की कमी को इंगित करने में विफल नहीं हो सकता। इस प्रणाली को नैतिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के साथ पूरक करने की सख्त जरूरत है। वह बालक जो बौद्धिक रूप से ए श्रेणी का होता है या जो बेसबॉल या फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है, प्रायः शिक्षक का ध्यान आकर्षित करता है तथा प्रोत्साहित भी होता है। लेकिन यदि वह डी श्रेणी का नैतिक या आध्यात्मिक जीवन जी रहा हो तो बहुत कम लोग उसे देखते हैं या चेतावनी देते हैं। ऐसा विद्यालय कहाँ है जो मनुष्य के संपूर्ण स्वभाव के विकास के लिए निश्चित उपाय अपनाता हो, उसे जीवन की सच्ची कला सिखाता हो तथा उसे विभिन्न छोटी छोटी परीक्षाओं और अंततः जीवन की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता हो। सर्वांगीण विकास की कलाओं और विज्ञानों को सिखाने के लिए ऐसे विद्यालयों की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे जीवन जीने के तरीके वाले विद्यालय में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का विज्ञान उन बालकों को सिखाया जाना चाहिए जिनका मन अभी भी प्लास्टिक है और जिनकी ऊर्जाएं अभी तक किसी निश्चित दिशा में निर्देशित नहीं हुई हैं। वयस्क भी रात्रि विद्यालय में विषयों में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं यदि वे इच्छा और धैर्य का प्रयोग करें, जबकि अच्छी आदतें अवांछनीय आदतों का स्थान ले रही हों। पूरी तरह से प्रशिक्षित होने के बाद ऐसे विद्यालय के विद्यार्थियों को जीवन भर निरंतर आत्मनिरीक्षण परीक्षा देनी चाहिए और जीते गए विभिन्न डिप्लोमा स्वास्थ्य, दक्षता, धन और खुशी होंगे। एक अन्य समान रूप से सुसंगत कथन में योगानंद मनुष्य के मानसिक अर्थात मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को शिक्षित करने के साधनों का आह्वान करने की आवश्यकता पर और अधिक विस्तार से प्रकाश डालते हैं। शारीरिक रोग, मूर्त, पीड़ादायक और घृणित होने के कारण हमारे सक्रिय प्रतिरोध को जगाते हैं और हम व्यायाम, आहार, दवा या किसी अन्य निश्चित उपचार पद्धति से उनका उपचार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक रोग, जो सभी मानवीय दुखों का मूल कारण है, उन्हें रोका नहीं जाता या तुरंत उनका उपचार नहीं किया जाता और उन्हें हमारे जीवन को बर्बाद करने और तबाह करने दिया जाता है। शिक्षक सभ्यता की सच्ची प्रगति को तभी गति देंगे जब वे पहले स्वयं सीखेंगे और फिर दूसरों को सिखाएंगे कि जीवन और मनुष्य की प्रकृति के कारकों को सामंजस्यपूर्ण रूप से कैसे विकसित किया जाए। यही सच्ची शिक्षा और सर्वांगीण मानव संस्कृति है जिसकी तलाश पूरी दुनिया कर रही है। शैक्षिक अधिकारी सार्वजनिक विद्यालयों में आध्यात्मिक सिद्धांतों को पढ़ाना असंभव मानते हैं, क्योंकि वे उन्हें विभिन्न परस्पर विरोधी धार्मिक सिद्धांतों के साथ भ्रमित करते हैं। लेकिन अगर वे शांति, प्रेम, सेवा, सहिष्णुता और विश्वास के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो आध्यात्मिक जीवन को नियंत्रित करते हैं,
और बच्चे के दिमाग की उपजाऊ मिट्टी में ऐसे बीज उगाने के व्यावहारिक तरीके तैयार करेंगे तो काल्पनिक कठिनाई समाप्त हो जाएगी। इस समस्या को केवल इसलिए अनदेखा करना एक बड़ी गलती है क्योंकि यह कठिन प्रतीत होती है। बहुत से कॉलेज ग्रेजुएट भारी सिर और किताबों से भरे सिर के साथ विश्वविद्यालय से निकलते हैं और जीवन के पथ पर सीधे चलने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण के पैर अनुपयोग के कारण लगभग लकवाग्रस्त हो चुके होते हैं। वे गलत विवाह, यौन दुरुपयोग, अत्यधिक डॉलर की लालसा और व्यापार विफलता के गड्ढे में सिर के बल गिरते हैं क्योंकि उन्हें अपने कॉलेज की तेज दिमागी तलवारों का कोई उपयोग नहीं सिखाया गया है सिवाय खुद को चोट पहुंचाने के। बहुत से युवा पुरुषों को उन कामों में आनंद आता है जो अंत में उनके स्वयं के नुकसान और पीड़ा पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे दुष्ट भी होते हैं जो बुराई के प्रसार को नहीं रोकते हैं और जो अपने उदाहरण के माध्यम से दूसरों को सदाचारी बनना नहीं सिखाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और समाज ने अपराध के वास्तविक कारण को समाप्त करके वैज्ञानिक रूप से रोकने की कोशिश नहीं की है। योगानंद के 2 पूर्ववर्ती कथनों के सापेक्ष 3 बिंदु विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, योगानंद कहते हैं कि सच्चा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास एक विज्ञान है। विकास के इस विज्ञान के सापेक्ष वे शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक त्रिस्तरीय विकास प्रक्रिया में अंतर्निहित सार्वभौमिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने और इन सिद्धांतों को प्रदान करने के लिए व्यावहारिक तरीके तैयार करने की सलाह देते हैं। दूसरा बिंदु वर्तमान प्रणालीगत कमियों से संबंधित है। उनके द्वारा समर्थित संतुलित दृष्टिकोण के विरुद्ध विचार करने पर यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि योगानंद को अमेरिकी शिक्षा में आध्यात्मिक सिद्धांत की कमी दिखती है। आधुनिक भारतीय शिक्षा के संबंध में भी यह सत्य है। आधुनिक समय में यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी देखा जा सकता है। इस आशय का इससे स्पष्ट कथन नहीं हो सकता है जब वे लिखते हैं, श्री युक्तेश्वर कई अन्य ऋषियों की तरह आधुनिक शिक्षा की भौतिकवादी प्रवृत्ति से दुखी थे। बहुत कम विद्यालय खुशी के लिए आध्यात्मिक नियमों की व्याख्या करते हैं या यह सिखाते हैं कि ज्ञान अपने निर्माता के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन का मार्गदर्शन करने में निहित है। युवा लोग जो आज हाई स्कूल और कॉलेजों में सुनते हैं कि मनुष्य केवल एक उच्चतर प्राणी है, अक्सर नास्तिक बन जाते हैं। वे किसी भी आत्मा की खोज का प्रयास नहीं करते हैं या अपने मूल स्वभाव में खुद को ईश्वर की छवि मानते हैं। इमर्सन ने कहा, केवल वही जो हमारे भीतर है, हम उसे ही बाहर देख सकते हैं। अगर हमें कोई देवता नहीं मिलता तो इसका कारण यह है कि हम किसी को आश्रय नहीं देते। जो व्यक्ति अपने पशु स्वभाव को ही अपनी एकमात्र वास्तविकता मानता है वह ईश्वरीय आकांक्षाओं से कटा हुआ है। ऐसी शिक्षा प्रणाली जो आत्मा को मनुष्य के अस्तित्व के केंद्रीय तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करती, वह अविद्या, मिथ्या ज्ञान प्रदान कर रही है। तीसरी महत्वपूर्ण कमी पर्याप्त और उचित मानसिक प्रशिक्षण है। इस कमी पर उनके बयानों को और अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं लगती। यह सब बहुत दर्दनाक रूप से स्वयं सिद्ध और सत्य है और ऐसा लगता है कि योगानंद शारीरिक प्रशिक्षण की पर्याप्तता या प्रभावशीलता के बारे में भी कुछ आरक्षण रखते हैं। शैक्षणिक विधियां। यह खंड योगानंद और उनके अंतर्राष्ट्रीय संगठन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप और योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्तमान में संचालित विद्यालयों और शैक्षिक गतिविधियों पर संक्षेप में नजर डालता है। योगानंद ने स्वयं अपने विद्यालयों को किस तरह विकसित और संचालित किया, इस पर एक नजर डालने के लिए घोष 1980 एक विस्तृत और संवेदनशील अवलोकन प्रदान करते हैं। वह अपने व्यक्तिगत अवलोकनों को दोहराते हैं। सभी विद्यालयों में
शैक्षणिक पाठ्यक्रम और आध्यात्मिक दिनचर्या मनोरंजन, खेल और पिकनिक और आसपास के सुंदर स्थानों पर पैदल यात्रा के साथ संतुलित थी। जिन लोगों को मेजदा यानी योगानंद के संपर्क में आने का अवसर मिला, वे जानते थे कि उनके आध्यात्मिक आदर्शों और न्याय के उपदेशों से समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका तरीका इतना आकर्षक था और उनका दिल इतना प्यार भरा था कि किसी को भी अस्वीकार या असहज महसूस नहीं हुआ। उनकी मधुर मुस्कान हमेशा विद्यमान रहती थी और उस चमक की ऊष्मा में सभी दिल और दिमाग समा जाते थे। दूसरी ओर, जब मेजदा किसी मामले की तह तक पहुंचने या उसे मुद्दा बनाने का फैसला करते थे, तो उनकी समझ की तीक्ष्णता से बचा नहीं जा सकता था। उनकी परीक्षा वाकई कड़ी थी। रांची आश्रम स्कूल के नियम और कानून सख्त थे। सुबह 5 बजे उठकर लड़के सामूहिक प्रार्थना के लिए बाहर खड़े हो जाते थे। 6 बजे स्नान और अपने कमरे साफ करने के बाद वे फिर से व्यायाम और ध्यान के लिए एकत्र होते थे। मेजदा खुद 12 साल से अधिक उम्र के लड़कों को ध्यान की उन्नत विधियां सिखाते थे। छात्र गांव वालों के सादे, मोटे बुने हुए कपड़े पहनते थे। कपड़े साफ सुथरे रखे जाते थे। छात्रावास के कमरे और आश्रम के मैदान भी साफ सुथरे रहते थे। मेजदा की चौकस निगाहों के नीचे आश्रम का स्कूल व्यवस्थित तरीके से फलता फूलता था। कोई भी अनुशासनहीन व्यवहार उनकी नजर से नहीं बचता था, लेकिन वे हर उल्लंघन को प्यार और समझदारी से देखते थे। वे अपराधी को एक तरफ ले जाते और उसे उसके गलत काम के परिणाम स्पष्ट रूप से समझाते। वे अपने अनुशासन में इतने दयालु और समझदार थे कि छात्र दंड के डर से नहीं, बल्कि उनके प्रेम के बल पर अच्छे बनने के लिए प्रेरित होते थे। मेजदा लड़कों के लिए पिता और मित्र की तरह थे। किसी को भी व्यक्तिगत समस्या या कठिनाई के साथ उनके पास जाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई, क्योंकि वे हमेशा सहानुभूतिपूर्ण और मददगार रहेंगे। उन्होंने लड़कों के साथ उनकी सभी गतिविधियों में भाग लिया, यहाँ तक कि खेलों में भी। स्कूल में उनकी उपस्थिति प्रेरणा, आशा और भरोसे का निरंतर स्रोत थी। सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए मेजदा का वचन ईश्वर के वचन की तरह था। वे लगातार ईश्वर की खोज करने, दिल, दिमाग और आत्मा को उसके साथ जोड़ने की आवश्यकता के बारे में बोलते थे और उन्होंने सभी को ईमानदारी से आध्यात्मिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। जो लोग मेजदा के संपर्क में आए, उन्होंने महसूस किया कि उनके स्पर्श या नजर से ही उनके दिल खुल सकते हैं। मेजदा ने सिखाया कि आध्यात्मिक विकास का मूल आधार सही व्यवहार, यम और नियम है, जो अनादि काल से धार्मिक विधियों पर आधारित नैतिक संहिता है। और सही व्यवहार के साथ उन्होंने शरीर और मन के सामंजस्यपूर्ण विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक बीमार शरीर मन को खराब करता है, एक आलसी मन स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास दोनों को नष्ट कर देता है। एक महत्वपूर्ण स्तर की प्राप्ति के लिए एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन और एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप (SRF) अभी तक पश्चिमी दुनिया में कोई स्कूल संचालित नहीं करता है। हालांकि योगदा सत्संग सोसाइटी (YSS) भारत में एक व्यापक शैक्षिक प्रणाली संचालित करती है। भारत में SRF YSS शैक्षणिक संस्थानों की संख्या वर्तमान में 18 से भी अधिक है। इनमें संगीत, शिल्प और ललित कला के स्कूल शामिल हैं। मोंटेसरी प्रकार, प्राथमिक, जूनियर बेसिक, हाई, लड़के और लड़कियों के 3 कॉलेज। भारत में अपने शैक्षिक प्रयासों के SRF के खाते में शैक्षिक गतिविधि की सीमा का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। पिछले दशक से रांची, बिहार,
भारत में YSSSRF शैक्षणिक संस्थानों ने बढ़ती संख्या में नामांकित छात्रों को समायोजित करने के लिए अपनी पहले से ही भीड़ भाड़ वाली सुविधाओं का विस्तार किया था। 3000 छात्र 3 दैनिक शिफ्टों में कक्षाएं साझा करते हैं। रांची में नामांकित बच्चों में से 50% आदिवासी और अन्य वंचित वर्ग के बच्चे हैं। 1976 में आखिरकार भूमि उपलब्ध हो गई और मार्च में बहुत जरूरी विस्तार के लिए एक नई जगह समर्पित की गई। अप्रैल में बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा द्वारा आधारशिला रखे जाने के अवसर पर YSSSRF अध्यक्ष दया माता का एक संदेश पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा, चूंकि कल किसी राष्ट्र का कद आज के छात्रों की क्षमता से निर्धारित होता है, इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जब हम यह आधारशिला रख रहे हैं तो हम एक बेहतर कल की नींव रख रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामराज प्रसाद सिंह ने 7 मई 1976 को रांची में YSSSRF स्कूलों और कॉलेजों का दौरा किया। डॉ. सिंह ने योगदा संस्थानों में उच्च शैक्षणिक मानक की सराहना की और टिप्पणी की, यह भारत में शिक्षा के मानक को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुरूप है। डॉक्टर सिंह यह देखकर भी प्रसन्न हुए कि YSSSRF के छात्र खेल और संगीत जैसी पाठ्येतर गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। जहां तक भारत में वर्तमान में सभी प्रमुख शैक्षिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, योगानंद की विधियों का ध्यान आवश्यक रूप से उन गतिविधियों पर है। हालांकि यह मान लेना उचित है कि जब स्कूल अन्य देशों में आधिकारिक रूप से संचालित होने लगेंगे तो वही सिद्धांत लागू किए जाएंगे। हालांकि शिक्षण विधियां भिन्न हो सकती हैं। निम्नलिखित उद्धरण में बहुत कुछ का संश्लेषण देखा गया है जो पहले कहा गया है। यह फिर परमहंस योगानंद की शैक्षिक प्रथाओं और सिद्धांतों का एक उपयुक्त सारांश और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, क्योंकि वे उनके दर्शन और शिक्षाओं से प्राप्त होते हैं। अपने आश्रमों और आश्रमों के भीतर विद्यालयों की स्थापना करते समय परमहंस जी ने भारत के प्राचीन ऋषियों के उच्च आदर्शों को प्रेमपूर्ण कठोरता के साथ बनाए रखा। उन्होंने अपने आत्म साक्षात्कार द्वारा प्रदर्शित किया कि ईश्वर एक है, यद्यपि उसे अनेक नामों से पुकारा जा सकता है तथा उसके लिए अनेक मार्ग हैं। इसलिए परमहंस योगानंद ने आश्रम विद्यालय में बच्चों को सभी धर्मों का सम्मान करना तथा संकीर्णता और असहिष्णुता से बचना सिखाया। चूंकि ईश्वर सभी शरीर मंदिरों में निवास करते हैं, इसलिए किसी को भी जाति, पंथ, रंग या नस्ल के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करके उनका अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी में ईश्वर को देखने का प्रयास करके सभी का दिव्य मित्र बनना चाहिए। चूंकि मनुष्य एक त्रिगुणात्मक प्राणी है जिसमें शरीर, मन और आत्मा है, परमहंस जी ने सिखाया कि ईश्वर द्वारा दिए गए इन तीनों साधनों को उनकी पूर्ण क्षमता तक सामंजस्यपूर्ण ढंग से विकसित करके प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के बच्चे के रूप में आत्मा की तृप्ति का अनुभव कर सकता है और सच्चा सुख पा सकता है। छात्र को स्वच्छता, उचित व्यायाम और प्रसन्न और प्रेमपूर्ण हृदय की आवश्यकता को समझकर अपने शरीर मंदिर की देखभाल करनी चाहिए। उन्हें सही संकल्प और इच्छा शक्ति की विधियां सीखकर स्मृति, सही विचार और रचनात्मक अभिव्यक्ति विकसित करके तथा ज्ञान, समझ और बुद्धि के लिए ईमानदारी से पूछताछ के आनंद की खोज करके अपने मन को विकसित करना है। उन्हें सही कर्म के अभ्यास और ईश्वर की भक्तिपूर्ण वैज्ञानिक पूजा द्वारा अपनी आत्मा का पोषण करना है। इस प्रकार शांति, आनंद, ज्ञान और प्रेम के गुणों का विकास करना है। परमहंस जी ने बच्चों को धर्म की शिक्षा दी, जो शाश्वत है और जो जीवन की हर परिस्थिति के लिए सही प्रयास के सच्चे मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। उन्होंने बच्चों को आध्यात्मिकता की मशाल दी,
जिसे भारत के ऋषियों ने अनादिकाल से दुनिया के लिए ऊपर उठाया है। उन्होंने उन्हें ईश्वर का स्पष्ट दीप्तिमान प्रकाश दिया, जिसने युगों से महान पुरुषों और संतों को जगाया है। उन्होंने आध्यात्मिकता को व्यावहारिक पाठ्यक्रम के साथ इतने अनोखे ढंग से जोड़ा कि बच्चे पूर्ण सामंजस्यपूर्ण रूप से विकसित व्यक्ति के जीवंत उदाहरण बन गए, जो न केवल आधुनिक दुनिया में सफलतापूर्वक अपना रास्ता बना सकते हैं, बल्कि धर्म, ज्ञान और दिव्य प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति के रूप में इसे और भी सुशोभित कर सकते हैं। ये वे आदर्श हैं जिन्हें परमहंस योगानंद ने जिया और अपने आश्रमों तथा विद्यालयों में पढ़ाया। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया महान गुरु के समाज तथा शैक्षणिक संस्थानों के मार्गदर्शन में इन आदर्शों को कायम रखती है, जो सभी कलकत्ता, दिहिका तथा रांची में उनके पहले आश्रमों से विकसित हुए हैं। निष्कर्ष: इस प्रस्तुति की प्रस्तावना में दो मुख्य विचार प्रस्तुत किए गए हैं। शिक्षा को अनिवार्य रूप से प्राथमिक एजेंसी के रूप में देखा जाना चाहिए, जो उस संस्कृति की लाभकारी स्थिति के लिए जिम्मेदार है जिसका वह हिस्सा है, तथा समकालीन दार्शनिक विकास की खोज, जो स्पष्ट रूप से रूढ़िवादी हिंदू दार्शनिक परंपरा के भीतर है, अपनी प्रतिनिधि शैक्षिक प्रणाली के साथ पश्चिमी तथा पूर्वी शैक्षिक तथा परिणामी सामाजिक समस्याओं के समाधान की खोज में एक व्यवहार्य प्रयास के रूप में खड़ा है। इन दो बिंदुओं पर अब पिछली चर्चा के प्रकाश में पुनर्विचार किया गया है। योगानंद के दर्शन और शिक्षाओं की प्राचीन वैदिक परंपरा के प्रति निष्ठा लगातार स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इस छोटी सी चर्चा में कुछ हद तक यह प्रदर्शित किया गया, जिसमें कुछ प्रमुख सैद्धांतिक तत्वों की पहचान करके उन पर संक्षिप्त चर्चा की गई। यह प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर पारंपरिक कार्यों के समकालीन कथन सटीकता, पूर्णता और दार्शनिक संदर्भ में काफी हद तक खो जाते हैं, जिससे वे खुद को नपुंसक, अप्रभावी और गलत बना लेते हैं। केंद्रीय थीसिस यह है कि वैदिक दर्शन पुष्टि करता है कि मनुष्य की प्रकृति कुछ लोगों द्वारा जानी जाती है और सभी के द्वारा जानी जा सकती है। यह ज्ञान यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है, ऐसा करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे समझा जा सकता है, क्योंकि प्रणाली विशेष रूप से ऐसा करने के लिए वैज्ञानिक साधनों को निर्धारित करती है और उन्हें मूर्त रूप देती है। और कुल शिक्षा की कोई भी वास्तव में व्यवहार्य प्रणाली इस ज्ञान को पूरी तरह से ध्यान में रखती है। परमहंस योगानंद सीधे और व्यावहारिक समाधान की पेशकश किए बिना किसी राष्ट्र, समूह, संस्था या व्यक्ति की कमियों को इंगित करने वाले व्यक्ति नहीं थे। आज के शिक्षक कल के नेताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और कल के नेताओं के साथ, जैसा कि अरस्तु ने घोषणा की थी, साम्राज्यों का भाग्य तय होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई औपचारिक शिक्षक, प्रशासक, दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि सभी शिक्षा की वर्तमान स्थिति भारत के भविष्य और अंततः कुछ हद तक पूरे विश्व के लिए जिम्मेदारी साझा करते हैं। शायद यह हमारे लिए अच्छा होगा अगर हम समय पर इस बात पर विचार करें कि हमारे प्रयास और दृष्टिकोण हमारे सामने मौजूद शैक्षिक कार्यों के लिए आवश्यक और पर्याप्त आवश्यकता के बराबर हैं या नहीं।